Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss the second application of the dimensional equation. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशनल इक्वेशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हाउ टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन डायमेंशन or any physical quantity from one system of unit to the another system of unit. मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे चेंज करते हैं, और उसके रिगार्डिंग हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था. आज हम उसी सीरीज में सेकेंड एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायमेंशनल जो हमारी इक्वेशंस है, डायमेंशनल जो एनालिसिस है, उसका सेकेंड एप्लीकेशन क्या है. तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे, और हमारा जो सेकेंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का वो है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला. मीन्स हमने पहले डिस्कस किया था कि एक समरी एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए थे कि डायमेंशनल जो हमारा एनालिसिस है, डायमेंशनल जो इक्वेशंस है, उनमें जो वैलिडिटी है फॉर्मूले की, उसको हम अगर चेक करना है हमें, तो हम वो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं. मीन्स हम फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशंस है उनको फाइंड आउट करेंगे और उनकी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, और बाय बैलेंसिंग वी कैन फाइंड द वैलिडिटी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन. तो यहाँ पर किस तरीके से हम वैलिडिटी को चेक करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन की, उसको हम यहाँ पे देखने वाले डिटेल में. तो यहाँ पर जो डायमेंशनल इक्वेशन की जो वैलिडिटी को हम चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से. तो जो डायमेंशनल इक्वेशन की वैलिडिटी है वो किसकी हेल्प से चेक होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से. तो यहाँ पर हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज टू द राइट ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट. तो जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने डेफिनेशन में देखा कि द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज to the right of a dimensional equation should be equal to the dimension of the quantities on the left. In that case, the validity of the formula is to be established. मतलब लेफ्ट साइड में डायमेंशन है वो राइट साइड में डायमेंशन के अगर इक्वल हो जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड करता है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला. मीन्स हम फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक करेंगे. जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पर E=mc². आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है. मास एनर्जी का रिलेशन है, E फॉर एनर्जी हियर, M फॉर मास, एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. Okay, and you all know the velocity of light or the speed of the light is t3 multiplied 10 raised to 8 meter per second. This is the speed of the light. Okay, so this is the general example I will take here. So E=mc², you all know, and if the dimension of the energy, यहाँ पर हम वैलिडिटी को अगर हमें चेक करना, हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया है, और सपोज करो यहाँ पर हमें वैलिडिटी को चेक करना है, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट साइड में जो हमारी इक्वेशन है, और हमारी इक्वेशन में सिर्फ टर्म कौन सा है, E, एनर्जी. यहाँ पर हम एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे. वो जो भी डायमेंशन आएगी उसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे. देन हम mc² राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है इस पूरे की डायमेंशन निकालेंगे और उसको हम रखेंगे राइट हैंड साइड में. अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल आती है, इन दैट केस ये फॉर्मूला वैलिड है. मीन्स E है वो mc² के इक्वल है, वी कैन सी. ओके, तो डायमेंशन की हेल्प से हम फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक करेंगे कि E=mc² फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है. वो हम किस तरीके से चेक करेंगे, बाय फाइंडिंग द डायमेंशन ऑन दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. तो लेफ्ट साइड में इक्वेशन की डायमेंशन निकालेंगे और राइट साइड में इक्वेशन की डायमेंशन निकालेंगे. अगर दोनों इक्वल आ गई तो वैलिडिटी है, मीन्स फॉर्मूला वैलिड है. और अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं आई तो हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं है. तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू द राइट side of the equation. In that case the formula is valid, either formula is not valid. तो चलिए अब हम इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे फॉर्मूले की वैलिडिटी को हम चेक करते हैं. तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि
डायमेंशनल इक्वेशन की वैलिडिटी को किस प्रकार से चेक करते हैं। तो जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। लाप्लास ऑब्टेन द फॉर्मूला v इक्वल्स टू अंडर द रूट गामा p अपॉन डी। ये आपका गामा है, एक सिंबल है, इसको गामा बोलते हैं। गामा रे आपने सुना होगा, अल्फा बीटा गामा, दिस इज द रे गामा p अपॉन डी फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब यहाँ पर लाप्लास एक इक्वेशन होती है जो कि आपके अपकमिंग लेक्चर्स में, अपकमिंग क्लासेस में भी आएगी। आप 12th में पढ़ोगे और आप बीएससी में भी पढ़ोगे। एक लाप्लास साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इक्वेशन दी है। आपको यहाँ पे इतना ही समझना है, ये एक लाप्लास साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लाप्लास इक्वेशन दी है। वो किसके बारे में दी है? साउंड के बारे में, कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस प्रकार से फाइंड करते हैं। साउंड की वेलोसिटी के रिगार्डिंग लाप्लास साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी है, v इक्वल्स टू अंडर द रूट गामा p अपॉन डी। सो हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. So this is the equation of sound in air which was given by Laplace scientist, जो आप अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करोगे इस इक्वेशन को भी। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड की एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है जो लाप्लास साइंटिस्ट ने दी है, एंड v इक्वल्स टू अंडर द रूट गामा p अपॉन डी। अब यहाँ पर v क्या है? तो v है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। p क्या है? तो p है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स p आपका प्रेशर है। d क्या है? d डेंसिटी है, एंड गामा इज ए कांस्टेंट, इट्स अ प्योर रेशियो। सो गामा यहाँ पर कांस्टेंट होने वाला है। p आपका प्रेशर है, d डेंसिटी है, एंड v वेलोसिटी है। सो वी हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस फॉर्मूला। हमें इस फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक करना है कि यहाँ पर इन दोनों की डायमेंशन अगर इक्वल हो जाती है तो ये फॉर्मूला वैलिड करेगा, और अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूले को राइट डाउन करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला है v इक्वल्स टू अंडर द रूट गामा p अपॉन डी। सो हम डायमेंशनल इक्वेशन की जो वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की बात करें तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है? वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन के लेफ्ट साइड में डायमेंशन फाइंड करनी है और इक्वेशन के राइट साइड में भी डायमेंशन फाइंड करनी है, और अगर दोनों डायमेंशन इक्वल आ जाती है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो वैलिड करेगा, और अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आती है तो हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं करेगा। तो चलिए हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड में डायमेंशन निकालेंगे। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर हम डायमेंशन निकालें तो लेफ्ट साइड में हमारा जो टर्म है वो हमारा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप सबको पता है, हम सब ने फाइंड की है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट को डी से भी लिख सकते हो, एक्स से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारी एक फैक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड करना है तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन को देखें तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर मीटर है तो L1 हो जाएगा, सेकेंड डेनोमिनेटर में है तो T -1 हो जाएगा और M पावर 0 हो जाएगा। सो M0 L1 T -1 इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन हो गई वो हमारी हो गई M0 L1 T -1, और उसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब हम देखेंगे राइट साइड में डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो अगर हम राइट साइड की बात करें, इक्वेशन के राइट साइड की बात करें तो इक्वेशन का जो राइट साइड है वहाँ पर हमारा जो टर्म है वो गामा p अपॉन डी है, अंडर द रूट गामा p अपॉन डी है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें तीन फिजिकल क्वांटिटी मिली, गामा, p और d। तो हमें तीनों फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालना होगा और हमें वैलिडिटी को चेक करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो गामा जो है वो हमारा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब इसको नोट डाउन कर लें, जो भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर जो गामा है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी।
तो यहाँ पर हमें सिर्फ P और D मीन्स प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है। तो प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर की डायमेंशन को, प्रेशर की डायमेंशन निकालते हैं। तो जो प्रेशर होता है वो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पर हमें फोर्स और एरिया की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी तो हमें प्रेशर की डायमेंशन मिल जाएगी। अब अगर हम फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाली है, वहाँ भी आपने देखा होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, है ना। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम ए डिवाइडेड बाय ए लिख सकते हैं। यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम ए डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पर मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, इसकी डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्यों हमने यूनिट लिखा, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालने के लिए हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की जगह हमने लिख लिया एम ए डिवाइडेड बाय ए, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है तो एम ए लिख दिया, फिर हमने इसकी यूनिट को राइट डाउन कर दिया है। अब इस यूनिट की हेल्प से अगर हम प्रेशर के डायमेंशन को राइट डाउन करें तो यहाँ पर प्रेशर की डायमेंशन कुछ इस प्रकार से हो जाने वाली है, एम एल टी। देखो न्यूमरेटर में किलोग्राम है, 1 टाइम है तो एम 1 हो जाएगा। डेनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है और न्यूमरेटर में मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और डेनोमिनेटर में 1 मीटर बचेगा। ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में मीटर है, डेनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो डेनोमिनेटर में 1 मीटर बचेगा जो कि न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, और सेकेंड स्क्वायर डेनोमिनेटर में है तो यहाँ पर t -2 हो जाएगा। सो m l -1 t -2, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर की डायमेंशन। अब हमें निकालनी है डायमेंशन डेंसिटी की। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें सो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो डेंसिटी की डायमेंशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखो मास किस में आएगा, किलोग्राम में, सो 1 आ जाएगा। ओके, लेंथ की यहाँ पर बात ही नहीं है तो 0 आ जाएगा, और डिवाइड में वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की जो डायमेंशन देखो यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट लिखें तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। डेंसिटी का किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो किलोग्राम है तो न्यूमरेटर में m1 आ जाएगा, लेंथ है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, और डेनोमिनेटर में हमारा मीटर क्यूब है, सॉरी यहाँ पर मीटर क्यूब है डेनोमिनेटर में, क्योंकि लेंथ है यहाँ पर तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी -3 आ जाएगा, और यहाँ पर टाइम है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। सो डेंसिटी की हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l -3 और t0। तो यहाँ पर ये हमारी प्रेशर की डायमेंशन हो गई और ये डेंसिटी की डायमेंशन होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा जो राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है वो है अंडर द रूट गामा p अपॉन d। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गामा डायमेंशनल लेस है तो गामा की जगह कुछ नहीं आएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, p अपॉन d हो जाएगा, क्योंकि गामा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें p की जो डायमेंशन है प्रेशर की वो हम देखें सो वो है हमारी m1 l -1 और t -2, और डेंसिटी की डायमेंशन देखें तो डेंसिटी की डायमेंशन है हमारी m1 l -3, t0 लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर m1 से m1 कैंसिल हो गया। ओके, अब अगर हम देखें तो इसको और डिटेल में सॉल्व करें तो अंडर द रूट l -3 न्यूमरेटर में जाएगा तो l प्लस का 3 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में -1 है सो +3 और -1 क्या हो जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। l -3 है, न्यूमरेटर में जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, +3 और -1 प्लस का 2 बचेगा, और न्यूमरेटर में बचा t -2। इसको और डिटेल में सॉल्व करें तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट लेने पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा l1 t -1, l1 t -1, और हम साथ में लिख सकते हैं m0, है ना, m है ही नहीं तो m0 लिख सकते हैं हम, या नहीं लिखो तो भी चलेगा। सो m0 l1 t -1, ये हमारी राइट साइड की डायमेंशन हो गई। ओके, ये हमारे राइट साइड की डायमेंशन हो गई। अब हमें चेक करना है कि राइट साइड की जो डायमेंशन है क्या वो लेफ्ट साइड की डायमेंशन के इक्वल है,
तो अगर हमारा फॉर्मूला वैलिड करेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है वो हमने निकाली थी वेलोसिटी की m0l1t-1। सो लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है वो हमारी है m0l1t-1 और राइट साइड की हमारी जो डायमेंशन है वो भी m0l1t-1। मीन्स लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों इक्वल है एंड दैट्स वाई और v इक्वल्स टू अंडर द रूट गामा p अपॉन d फॉर्मूला इज वैलिड। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन की, डायमेंशनल इक्वेशन की किसी भी फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक करना है तो हम दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन को फाइंड करेंगे और अगर दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आया लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन क्या है m0l1t-1 और राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन क्या आई m0l1t-1। अगर दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ जाती है इन दैट केस और फॉर्मूला इज करेक्ट और फॉर्मूला इज वैलिड। ओके तो इस प्रकार से हम किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन आवर डाउट सेक्शन and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. And in our upcoming lecture we will discuss one more application of the dimensional equation. So this is all about our today's lecture. Thank you.